नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने अमेरिकी संविधान शुरू किया था और हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें मेडिसन की परिभाषा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं, अगर वो एक ही हाथों में केंद्रित हो जाती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति थोड़े से हों, अधिक हों, चाहे वंशानुगत हो या स्वतः नियुक्त हों या निर्वाचित भी हो सकते हैं, तो वह अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जाती है। कहने का अर्थ है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्ति यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में या एक ही संस्था के हाथों में अगर केंद्रित हो जाएगी, तो वहाँ निरंकुश शासन की स्थापना हो सकती है। अब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनमें किस तरह का संबंध होना चाहिए, यह राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवाद का विषय रहा है। उसका कारण यह है कि अगर ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी तो वो मनमानी कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिकी संविधान के निर्माता मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, जो उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और वह उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, उनका ये विचार था कि व्यवस्थापिका का जो काम है वो कानून बनाना होना चाहिए और कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और न्यायपालिका उनके कानूनों के अनुसार निर्णय करे। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर भी बल दिया कि इनमें से प्रत्येक को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, साथ ही अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, यानी दूसरे जो अंग है या संस्था है उसके कार्य में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या उसे प्रभावित करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू के ही शब्दों में कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं, तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। आगे है अमेरिका और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगर हम राजनीतिक प्रणाली के रूप में अमेरिका के संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और साथ ही नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली है। जो अमेरिका के संविधान निर्माता जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और उनका जिसका सार था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसकी सर्वोच्चता है। और इसी तरह से जो संविधान निर्माता थे वे प्रशासन की शक्ति के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यावान थे। उनका ये विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक होगी उसके दुरुपयोग की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अमेरिका के प्रसिद्ध जो संविधान निर्माता थे जेम्स मेडिसन का भी ये मत था कि व्यवस्थापन शक्ति, कार्यपालन शक्ति एवं न्यायपालिका संबंधी शक्ति सब प्रकार की शक्तियों का एकत्रीकरण ही अत्याचार की उचित परिभाषा है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि जो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करें, जिससे कि शक्ति का एकत्रीकरण नहीं होने पाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। उन्होंने इसीलिए सरकार के तीनों अंगों और उनमें भी विशेषकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक रखा और स्वतंत्र रखा। अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई कि शासन के जो तीनों अंग हैं वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करें, साथ ही दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उनको कार्यान्वित करे और न्यायपालिका ये देखे कि वे कोई संविधान के विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जब संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी तो हमने उसमें पढ़ा था कि अमेरिका का जो संविधान है अत्यंत संक्षिप्त है, उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं और उसमें पहले अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसी तरह तीसरे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित एवं स्थापित करेगी। तो इस तरह से संविधान के जो 3 अनुच्छेद हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में
व्यवस्थापन शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अब व्यवहार में हम देखें शक्ति पृथक्करण कैसा है वहाँ पर अमेरिका में, तो हम देख सकते हैं कि तीनों विभाग एक दूसरे से पृथक ही नहीं हैं अपितु स्वतंत्र भी हैं। वो इस प्रकार से हैं जैसे राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है और कांग्रेस साधारणतः उसे अपने पद से नहीं हटा सकती है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष है और वह अपना कार्यकाल आसानी से पूरा कर सकता है और उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है और महाभियोग सामान्यतः चलाना दुष्कर कार्य है और उसकी नियुक्ति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा की जाती है। इसी तरह से जो व्यवस्थापन का कार्य करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को राष्ट्रपति विघटित नहीं कर सकता है और उसके 2 सदन हैं। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन कहते हैं, उसका कार्यकाल 2 वर्ष है और जो सीनेट है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसी तरह से न्यायपालिका है, तो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण तो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और केवल उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और नियुक्ति उनकी जीवन पर्यंत रहती है। तो ये तो व्यवहार में शक्ति पृथक्करण है और इसी के साथ उन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी की गई है। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है और संविधान निर्माता यह जानते थे कि यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया हो तो ये संभव है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए और ये भी है कि उनमें अगर कोई पारस्परिक सहयोग नहीं रहे तो आगे परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कार्यपालिका व्यवस्थापिका में थोड़ा सा नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण व संतुलन प्रणाली को जोड़ दिया ताकि एक अच्छी व्यवहारिक प्रणाली का संभव हो। अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कमियों को दूर करने और साथ ही इसके लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि शक्ति पृथक्करण तो किया है लेकिन अगर एक दूसरे अंग का नियंत्रण नहीं होगा तो जिसलिए पृथक्करण किया गया है उसका लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। और इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि शक्ति पर शक्ति का नियंत्रण स्थापित हो ताकि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में अनियंत्रित शक्ति ना रख सके और उसका दुरुपयोग भी ना कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में कुछ शक्ति प्रदान की गई और यह निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होता है। पहला अगर हम देखें तो कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की व्यवस्था। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।